आज हम लोग परमाणु और अणु की अवधारणाओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में अ न्यू केमिकल ऑफ फिलॉसफी की एक नई पद्धति आई उसमें किया था। आगे चलकर अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने परमाणु और अणु की स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी। हमारे पास जो सबसे छोटा परमाणु होता है वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु अभी तक ज्ञात सबसे छोटा परमाणु होता है, जिसकी मास जो होता है वो होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन H2, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु। इसका जो द्रव्यमान होता है वो सबसे कम होता है, कितना 1.008 यूनिफाइड के बराबर होता है। ये होता है इसका मास, और इसका जो रेडियस होता है वो होता है 0.931 एंगस्ट्रॉन। इसको हम एंगस्ट्रॉन कहते हैं। ये ए बे पावर जो आपको जीरो दिख रहा है इसको हम एंगस्ट्रॉन कहते हैं, इसको हम यूनिफाइड कहते हैं। ये जो होता है ये सूक्ष्म रूप होता है किसका, या शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, AMU का। AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अभी आगे हम AMU के बारे में और भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं U मतलब यूनिफाइड। और ये जो एंगस्ट्रॉन होता है, त्रिज्या को हमेशा एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है, और ये एक एंगस्ट्रॉन में क्या, एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है किसके, 10⁻⁻10 मीटर के। आप इसको चाहें तो बदल भी सकते हैं, मीटर से किलोमीटर में हो सकता है, ये यूनिट बदलते रहता है। बाकी और जो तत्व होते हैं, जो भी हमारे पास और तत्व होते हैं, उनका जो मास होता है वो 2 यूनिफाइड से और 266 यूनिफाइड के बीच में होता है। और जो भी हमारे पास तत्व पाए जाते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे जो 118 तत्व हैं उसमें सबका मास जो होता है वो 2 यूनिफाइड से लेकर 266 यूनिफाइड के बीच में होता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका मास जो होता है 1.008 यूनिफाइड के बीच में होता है। ये कैसे निकाला गया है इसको हम आगे आपको बताएंगे जब ये पढ़ाएंगे तो। और अन्य जो तत्व होते हैं उसकी जो त्रिज्याएं होती हैं, उसकी त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉन से ये होता है 2.5 एंगस्ट्रॉन के बीच। आपको लग रहा होगा कि 0.7 एंगस्ट्रॉन बड़ा है किससे, 1.008 से बड़ा भी है। तभी तो जो सबसे ये रेडियस ये है, तो रेडियस के हम कंपेयर कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये जो हाइड्रोजन का रेडियस है ये 0.931 एंगस्ट्रॉन है, ये बड़ा है इससे। नहीं, जब आप इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे तो ये 0.931 है, इसके नीचे 1000 से भाग देंगे, और जब इसमें 0.7 एंगस्ट्रॉन में जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 से भाग देंगे। यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो इसका मान और ही सूक्ष्म आएगा, और यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो इसका मान बड़ा आएगा। इसका मतलब ये जो है ये बड़ा है किससे, इससे। और बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो रेडियस होता है वो 0.7 एंगस्ट्रॉन से 2.5 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। हाइड्रोजन इतना सूक्ष्म होता है, या अन्य जो भी परमाणु हमारे पास होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम तौल नहीं सकते हैं। जैसे मार्केट में आप कोई चीज़ तौल लेते हैं आसानी से, ऐसे आप हाइड्रोजन को या अन्य जो हमारे पास तत्व होते हैं 118 तत्व में से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसको आप तोलन विधि द्वारा तौल सकें। मतलब मार्केट में जो भी आपके पास बाट अवेलेबल है तौलने के लिए, उसके द्वारा आप तौल नहीं सकते हैं। तो इनका द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, इनका द्रव्यमान सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के द्वारा निकाला जाता है। अब ये सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या है इसको हम समझते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान की। किसका, तत्वों का। इसी को हम भार भी कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या भार कहते हैं। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार का दोनों मतलब एक ही है। हर हमने अपने लेक्चरों में द्रव्यमान और भार को बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कौन सा है हमारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान।
सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि दुकानदार के पास ये 1 केजी का बाट होता है, ठीक, ये उसके पास 1 केजी का बाट होता है, और आप कोई सामान लेते हैं तो वो इससे तौल कर आपको, अगर मान लीजिए 5 केजी अगर आपने सामान लिया तो वो इससे तौल कर 5 केजी आपको दे देता है। तो यहां पे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या सापेक्ष जो भार होगा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में, इस 1 केजी के रिस्पेक्ट में ये भार कितना गुना है, यही तो है सापेक्ष भार। क्यों? क्योंकि ये 1 जो केजी है इससे 5 बार तौल के आपको 5 केजी दिया गया है। मतलब ये जो 5 केजी भार है ये सापेक्ष द्रव्यमान है किसका? इसका। इसके रेस्पेक्ट में यह बताया जा रहा है कि यह कितना गुना है। तो इस 1 केजी के सापेक्ष में यह कितना गुना है? 5 गुना। तो मार्केट में यह हमारे पास जो मापने का विधि होता है इसको तो हम तोलन विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्या परमाणु को आप इस तरह से आप केजी में माप सकते हैं या ग्राम में माप सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम एक ऐसा तत्व लेते हैं जिसका द्रव्यमान हमको पहले से ज्ञात होता है, मतलब प्रयोगों द्वारा उसका मान निकाल लिया जाता है कि इसका जो द्रव्यमान है कितना है। और जो भी अन्य तत्वों का हम द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, क्योंकि अन्य तत्वों का अगर द्रव्यमान प्रयोगों द्वारा निकाला जाएगा तो वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है, इसीलिए हम अन्य तत्वों के द्रव्यमान को निकालने के लिए किसी एक तत्व के द्रव्यमान को निकाल कर और उससे उसकी तुलना कर देते हैं। इसमें जो सबसे आसान मिला वो मिला हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व था जिसकी गणना आसानी से की जा सकती थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो परमाणु होते हैं उसके द्रव्यमान को निकालने के लिए हाइड्रोजन को चुना, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान को निकाला। तो आप चाहें तो यहाँ पे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हैं कि किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के वास्तविक भार जो होता है वो हमारे पास कौन से तत्व, जो पहले के तत्व होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अगर 2 तत्व हैं, इसको हम तत्व कंसीडर करें, तो इस तत्व का वास्तविक परमाणु भार किसी एक एटम का, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एटम हैं, तो इस बहुत सारे एटम में से आप एक एटम को ले लीजिए और उसका वास्तविक परमाणु भार इसके एक एटम के परमाणु भार के, इसका एक एटम का परमाणु भार हमको पता है लेकिन इसका नहीं पता है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो निकाला जाता है वही होता है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। ठीक, इसको हम लिखते हैं। आप इसका परिभाषा चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा है ये मानक पदार्थ आप मान सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पहले से पता है, तो इसको आप मानक पदार्थ के रूप में लिख सकते हैं, और इसको आप उस पदार्थ को ले सकते हैं जिसकी द्रव्यमान की हमें गणना करनी है। अब आप सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो उस तत्व मतलब जो तत्व की आप, जिस तत्व की आप परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, जो उस तत्व की वास्तविक, जो उस तत्व की एक परमाणु की, आप यहां पे लिख लीजिए एक परमाणु की, क्योंकि बहुत सारे परमाणुओं को नहीं निकाला जा सकता है। अगर एक परमाणु का आप निकाल लेते हैं तो उससे आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं उस तत्व की। अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स होता तो इसमें आप किसी एक एटम को लेते, इसमें तो होते बहुत सारे एटम, एक एटम को लेते और इसके एक एटम के कंपेयर करते आप, तो ये जो होता हमारा मानक पदार्थ ये बताता यह इससे कितना गुना है अथवा कितना ज्यादा है। उस तत्व की एक परमाणु द्रव्यमान मानक पदार्थ के
मानक पदार्थ मतलब जो आपको पहले से पता है। मानक पदार्थ के एक परमाणु के वास्तविक भार का, या भार या परमाणु भार या द्रव्यमान दोनों आप कह सकते हैं। वास्तविक द्रव्यमान, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द्रव्यमान लिखा है, तो इसको हम द्रव्यमान लिख देते हैं। द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका परिभाषा हो गया, किसका, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का। अब आपके पास सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का एक फॉर्मूला क्या पता चल गया, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या पता चल गया कि उस तत्व का परमाणु एक तत्व का वास्तविक परमाणु भार किसका, जिसका आप निकालना चाहते हैं, मतलब उस तत्व के एक परमाणु का वास्तविक भार बटे में मानक पदार्थ के एक परमाणु का वास्तविक भार। ये हमको फॉर्मूला पता चल गया किसका, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का। क्योंकि हमारे पास जो सबसे छोटा परमाणु था वो हाइड्रोजन का था, इसलिए हम मानक के रूप में हाइड्रोजन को लिए। तो अब हमारे पास जो भी परमाणु होते थे उसके द्रव्यमान की गणना करने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, हाइड्रोजन का। किसके रूप में, मानक पदार्थ के रूप में। अब यहां से स्टार्ट होता है परमाणु के द्रव्यमान की गणना करना। तो सबसे पहले किसको लिया गया, हाइड्रोजन परमाणु को। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो H2 था, इसको आप समझ लीजिए, जो हमारे पास H2 था इसके रेस्पेक्ट में जब भी किसी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती थी तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता था कैसे निकाला जाता था। परमाणु द्रव्यमान किसके लिए, H2 के लिए, H2 के लिए, H2 के द्वारा, के लिए नहीं, के द्वारा, H2 के द्वारा H2 के द्वारा आप क्या निकाल रहे हैं, H2 के द्वारा आप परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं किसी दूसरे पदार्थ का। तो उसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता था, तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता था, परमाणु द्रव्यमान, हम इसकी भाषा लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें 3 विधियों को समझाना है, उसको हम इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख के छोड़ दे रहे हैं। उसका जो परमाणु द्रव्यमान था किसका होता था, जिस तत्व का आप परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते थे उसके एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो ये लिख दे रहे हैं एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे एक परमाणु का द्रव्यमान बटे में हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमको पता होता था, तो इसको हम मानक के रूप में लेते थे और इसमें हम एक परमाणु को द्रव्यमान को रखते थे। ये होता था हमारा परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्वारा जो निकाला जाता था। दूसरा यह देखा गया कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसकी जो वैल्यू आ रही है ये पूर्णांक में नहीं आ रही है। पूर्णांक में नहीं आ रही से मतलब या तो ये 2, 3, 4, 5 हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब ये माइनस से स्टार्ट होगा, -2, -1 इधर इन्फिनिटी तक होगा और ये 0 तक जाएगा, ये 0 हो गया, 1, 2 ऐसे आगे तक ही जाएगा। तो ये हमारे पास जो नंबर होते थे ये पूर्णांक होते थे। लेकिन जब
परमाणु द्रव्यमान को हाइड्रोजन को मानक के रूप में मान के निकाला गया, तो इसकी जो मान थी या इसकी जो वैल्यू थी वो एक पूर्णांक नहीं दे रहा था, वो हमेशा पॉइंटों में आ रहा था। तो इसलिए इसको छोड़कर और एक नए ऑक्सीजन के द्वारा, एक नए तत्व के द्वारा परमाणु द्रव्यमान निकाला गया। वो कौन सा था? वो था ऑक्सीजन। अब जो परमाणु द्रव्यमान निकाला जा रहा था वो हाइड्रोजन को छोड़कर ऑक्सीजन के द्वारा निकाला जा रहा था, तो उसको भी आगे चल के छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उसके भी द्वारा जो हमारे पास मान प्राप्त होता था वो बहुत ज़्यादा पूर्णांकों में नहीं प्राप्त होता था। और दूसरी बात कि आगे चलकर जो हाइड्रोजन था उसके भी दो समस्थानिक खोज दिए गए, एक ऑक्सीजन 816 और दूसरा ऑक्सीजन 817। अब हम उसको थोड़ा सा लिख देते हैं O2 के द्वारा। ये आप समझ जाएंगे कि O2 के द्वारा हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम पूरा भाषा नहीं लिख रहे हैं। O2 के द्वारा जो परमाणु द्रव्यमान था वो कैसे निकाला जाता था? तो O2 के द्वारा परमाणु द्रव्यमान सेम ऐसे ही निकाला जाता था, उस तत्व का, चाहे तो आप इसके आगे लिख सकते हैं उस तत्व का, जिससे कंफ्यूजन ना होगा। तो हम उस तत्व की बात कर रहे हैं जिसकी परमाणु द्रव्यमान हमें निकालनी थी। तो ये उस तत्व का, यहाँ पे भी आगे आप लिख लीजिए, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, उस या एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान आप ऐसे लिख सकते हैं, बस समझ जाइए उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे भी उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे आप लिख लीजिए, पूरा हम लिख दे रहे हैं, उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान। बहुत ज्यादा जगह लेता इसीलिए हम नहीं लिख रहे थे, का द्रव्यमान। यहां पे भी सेम उसी तरह से होगा, उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन यहां पे हमारे पास जो मानक द्रव्यमान होगा वो चेंज हो जाएगा। यहां पे मानक के रूप में हाइड्रोजन था, लेकिन यहां पे मानक के रूप में ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान आप लिख सकते हैं। ये था हमारे पास ऑक्सीजन के द्वारा निकाला गया परमाणु द्रव्यमान। लेकिन बाद में जो ऑक्सीजन था इसके दो समस्थानिक खोज दिए गए, एक O816 और दूसरा O817, जिससे बाद में इसके जो मान थे वो एग्जैक्ट नहीं प्राप्त हो रहे थे, पूर्णांकों के रूप में नहीं प्राप्त हुए। तो इसको भी आगे चल के हटा दिया गया परमाणु द्रव्यमान को निकालने में। अब आगे क्या हुआ? आगे वैज्ञानिकों के द्वारा एक समिति बनाई गई, जो कि पहले से बनी बनाई समिति थी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की गणना करने के लिए एक संघ बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, जिसमें परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए एक नया नियम दिया गया। वो अब समझते हैं। जो रसायन विज्ञान में तत्वों के बारे में जो जानकारियां देती हैं या उसका जो परिभाषा देता है या उसका जो भी द्रव्यमान निकालता है, चाहे जो भी उसका एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, उन सबका जो एक काम होता है वो करता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री। ये हमारे पास एक संस्था है जो तत्वों के बारे में कोई भी जो हमारे पास नए नियम होते हैं या जो हमारे पास नए सुझाव होते हैं वो इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसी ने परमाणु द्रव्यमान की एक नई परिभाषा को दी। अब हम उसको समझते हैं वो क्या था। वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए जो नया नियम दिया था वो था कार्बन पर आधारित। हमारे पास कार्बन जो होता है वो सामान्यतः चारों तरफ आसानी से मिल जाता है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने कार्बन के समस्थानिक को चुना।
कार्बन 12 जो होता है, कार्बन जो होता है 12 और कार्बन 14 होता है। कार्बन 12 जो होता है वो अस्थायी होता है। कार्बन 14 के द्वारा हम अवशेषों की आयु की गणना करते हैं, एज की गणना करते हैं अवशेषों की, जो भी हमारे पास वेसल्स होते हैं। कार्बन 12 का उपयोग हम परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए करते हैं, लेकिन कैसे निकाला जाता है उस बात को हम समझते हैं। तो अब किसके द्वारा निकाला जा रहा है? इससे पहले हमने आपको समझाया था हाइड्रोजन के द्वारा निकाला जा रहा था, जो कि पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा था, फ्रैक्शन के रूप में मिल रहा था, मतलब दशमलव के रूप में मिल जाता था। दूसरा हमने ऑक्सीजन के द्वारा समझाया, जिसका बाद में समस्थानिक का खोज हो गया और उसके द्वारा जो भी वैल्यू थी वो पूर्णांक के रूप में नहीं मिल रही थी। अब जो तीसरा जो प्रकार आया वो आया कार्बन के द्वारा। अब हम इसको लिखते हैं कार्बन के द्वारा। कार्बन के द्वारा किताबों में इसकी बहुत बड़ा हेडिंग दिया है, लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे हैं। अब बस ये समझ जाइए कि जो हमारे पास नया जो परमाणु द्रव्यमान था ये कार्बन के द्वारा बताया गया है, और यही हमारे वर्तमान समय में प्रचलित भी है, और इसी के द्वारा हम किसी अन्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको निकालते हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि हमारे पास जो कार्बन होता है, कार्बन कौन सा? कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब इसमें जो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान है इसका 12 है। कार्बन का जो नंबर होता है वो होता है 6 और इसका होता है 12। और एक दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है C6 14। C6 14, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं C6 12 का। इसमें यह बताया गया कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जिसका भी आप निकालना चाहते हैं, उसके एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के 1/12, एक परमाणु के कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग के कितना गुना है उसे हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें क्या बताया गया? परमाणु द्रव्यमान में क्या बताया गया? किसके लिए? कार्बन के द्वारा किसी तत्व का, किसी तत्व के एक परमाणु का वास्तविक भाग या वास्तविक द्रव्यमान हाइड्रोजन कार्बन 12 का यूज करते हैं हम लोग। कार्बन 12 के एक परमाणु के एक बटा 12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान कहा गया। यही जो नियम है ये वर्तमान समय में एक्सेप्टेबल भी है और इसी को मान्यता प्राप्त है। अब इसको हम डिटेल में समझाते हैं कि आपको ये भाषा क्या क्या रही है। ठीक, इसका मतलब होता है जो परमाणु द्रव्यमान ये बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का भाग बटा में कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वें भाग का द्रव्यमान। यह इसके बराबर होता है। तो अभी हमारे पास जो वर्तमान में प्रचलित और जो सबसे एक्सेप्टेबल फार्मूला है वो यही है कि किसी तत्व का अगर परमाणु भार निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसको कार्बन 12 के एक तत्व के 1/12वें भाग से कंपेयर कीजिए। उससे जो मान मिलता है वो इससे पहले जो दो हमारे पास नियम थे, एक हाइड्रोजन के द्वारा एक ऑक्सीजन के द्वारा, उससे ज़्यादा अच्छा प्राप्त होता है। मतलब उससे ज़्यादा अच्छी जो
मान होती है वो मिलती है किससे? वो मिलता है परमाणु द्रव्यमान किसके द्वारा? कार्बन 12 के द्वारा से। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास परमाणु द्रव्यमान जो निकालने की विधि है या जो हमारे पास फॉर्मूला है वो किस तरह से डेवलप हुआ था। पहले हाइड्रोजन के द्वारा, उसके बाद ऑक्सीजन के द्वारा, उसके बाद कार्बन के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन के भी हम एक परमाणु के द्वारा हम कंपेयर कर रहे थे, ऑक्सीजन के भी एक परमाणु के द्वारा हम कंपेयर कर रहे थे, और हम कार्बन के भी एक परमाणु के द्वारा ही कंपेयर कर रहे हैं। अब हम लोग परमाणविक द्रव्यमान इकाई के बारे में समझते हैं। इससे पहले हमने आपको जो शुरू में लेक्चर में बताया था क्या, 1 पॉइंट जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 1.008 यूनिफाइड के बराबर होता है। इसमें ये जो यूनिफाइड है इसके जगह पे हम चाहे तो AMU भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये MU की जगह पे ही हम इसको आसान करने के लिए हम U सिर्फ लिख देते हैं। इसका मतलब होता है यूनिफाइड, और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिफाइड। ये एटॉमिक मास यूनिफाइड मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका हिंदी क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब हम लोग इसको समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होता है, मतलब एक AMU की जो मान होता है वो कितना होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो इसमें जो एक AMU के जो मान होता है वो कार्बन 12 के द्वारा ही निकाला गया है। कैसे? इसमें यह बताया गया है कि एक AMU, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। मतलब इसका जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। या तो आप यहाँ पे चाहें तो वे जोड़ सकते हैं, वे भाग के बराबर होता है। अब इसको आप समझिएगा क्या हमने लिखा है। इसके बाद हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान को समझ लेंगे, वो भी एक छोटा टॉपिक है। लेकिन अभी आप इसको समझिए, ये जो परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, क्या अगर हम एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निकालना चाहते हैं या एक AMU निकालना चाहते हैं तो इसका मान कितना होता है? इस भाषा को समझिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। 1/12वें भाग के बराबर होता है, लेकिन किसके? कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के। तो 1/12वें भाग के तो बराबर होता है, लेकिन किसके? कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के। अब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकलेगा कैसे? हमको पता क्या है कि जो कार्बन होता है, कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है, इसी से ही एक मोल का परिभाषा निकला है या अवोगाड्रो का परिभाषा निकला है। और इसमें बताया क्या गया है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है उसको हम लोग अवोगाड्रो कहते हैं या नेल कहते हैं। अवोगाड्रो नंबर या ये जो होता है ये 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है वो होती है 6.022 × 10⁻23। ये कुल कणों की संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित है। अगर हम 1 ग्राम की मात्रा निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो 1 ग्राम की मात्रा आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बन 12 है उसके 12 ग्राम को आप अगर इतने कणों से भाग दे दें तो आपको जो मान मिलेगा वो बराबर हो जाएगा 1 ग्राम के। कैसे? कार्बन 12 जो है उसके जो 12 ग्राम में उपस्थित कुल कणों की संख्या है वो कितना है? इतना। तो कुल ग्राम में उसके कुल कण से जब भाग देंगे तो जो मिलने वाली मात्रा है वो 1 ग्राम होगी। अगर इसको आप
ग्राम में भाग कैसे देंगे, नहीं दे सकते, इसलिए इसमें जो कुल कणों की संख्या होगी उसको आप लिख लीजिए और उसके कुल कणों की संख्या से भाग दीजिए। तो कुल कणों की संख्या आपस में कैंसिल होकर इसकी मात्रा ग्राम में दे देगी और वो हो जाएगा 1 ग्राम के बराबर। इसलिए अब हम इस मान को कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, कि 12 ग्राम बटा 6.023 को हम 23 भी लिख लेते हैं। इसका मान आगे ऐसे बढ़ते जाता है, 23 × 10⁻23 होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पोर्शन क्या है, ये 1/12 में भाग के बराबर होता है, लेकिन किसके, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के। ये है कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये है हमारा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया इससे, और ये जो ऊपर जाता है तो इसका जो टोटल मान बन के आता है वो आता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अब आप समझ गए होंगे ये जो 1 AMU का मान होता है वो कितना होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आप निकालना चाहें तो निकालेंगे तो हाइड्रोजन की जो 1 AMU का मान होता है वो बराबर होता है 1.008 यूनिफाइड के, और इसी तरह से जो ऑक्सीजन होता है उसका जो मान होता है वो 16 यूनिफाइड के बराबर होता है। ये होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसके बाद हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान को समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, यही पे हम लिख लेते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान इकाई। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसको समझ लीजिए ये क्या है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का आप परिभाषा दो तरीके से देख सकते हैं। एक, किसी तत्व का जो भार होता है वही उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे अगर हम कहें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका परमाणु भार 14, कैसे निकाला जाता है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है वही मिलकर इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो नाइट्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है, 14 ग्राम। तो यही इसका जो 14 ग्राम है यही इसका कहलाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। या आप इसका दूसरा परिभाषा कैसे देख सकते हैं कि किसी तत्व के 6.022 × 10⁻23 कणों का जो भार होगा उसको ही हम लोग ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये था हमारा परमाणु से संबंधित कुछ जानकारियां। अब इसके बाद हम लोग अणु से संबंधित कुछ जानकारियों को समझेंगे।